फिर स्टार्टिंग होती है अपने 12th की। 12th में चलो जैसे तैसे करते रहे। 11th में मेरे एकेडमिक्स में आए थे 64%। मैं किसी से कुछ झूठ नहीं बोलूँगा, ना कुछ छुपाऊँगा, क्योंकि मेरा एकेडमिक्स पे बिल्कुल ध्यान नहीं था। पूरी तरह से कंपटीशन पर फोकस किए हुए था। 11th में मेरे बहुत कम परसेंटेज थे, 64%, पर मैं बहुत खुश हुआ था कि मैं कुछ पढ़ के ही नहीं गया था और फिर भी इतना स्कोर कर लिया। कैसे कर लिया भगवान जाने। तो फिर ऐसा हुआ। फिर बाद में 12th की बारी आई। 12th में भी ऐसे ही चलता रहा। मैंने करी तैयारी। 12th का पोर्शन अलग रहता है, तो थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी वगैरह आ जाती है, मैग्नेटिज्म आ जाता है उसमें, फिजिक्स में, और बायो के भी चेंज हो जाते हैं काफ़ी। वो अपनी फिजियोलॉजी वगैरह आ जाती है। तो जूलॉजी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता था, फिजिक्स भी। बट केमिस्ट्री में फिर से वहीं पर ऑर्गेनिक वाला पोर्शन थोड़ा स्ट्रॉन्ग था मेरा। और बॉटनी में भी काफ़ी सारे टॉपिक्स थे, नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, पर कवर अप कर लिए थे मैंने मैक्सिमम। देन 12th में क्या हुआ, 12th में प्री बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं, जैसे आपके भी हुए होंगे। मेरे उसमें प्री बोर्ड में आए थे कितने, 58%। और उसके बाद एक और इंसिडेंस हुआ उसके बाद। मेरे बड़े मामा जी हैं जो कि डॉक्टर हैं, बहुत फेमस, अम्बा में आपने सुना होगा, मुरैना के पास गांव है अम्बा, तो वहाँ वो बहुत फेमस डॉक्टर हैं, डॉक्टर नारायण हरी शर्मा। वो किडनैप हो गए। इतनी बड़ी ट्रेजेडी थी घर के लिए हमारे। वो किडनैप हो गए, बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी। पर उसके बावजूद भी विद इन 1.5 months 12th की मैंने जाने कैसे तैयारी करी। मेरे 81% मार्क्स आए थे 12th में। जो बोर्ड एग्ज़ाम था उसमें 81% मार्क्स आए, 58 से सीधा 81। तो ये अपना था। तो फिर क्या है, फिर आगे चलो भाई, अब 12th हो गई, अब क्या करें, अब तो फ्री हो गए, एकेडमिक्स का भी कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं। अब ड्रॉप लिया कि चलो पीएमटी में सिलेक्शन आपका माफ़ हो जाएगा, क्योंकि क्वालिफिकेशन हर कोई नहीं निकाल पाता। हमारे बैच में से सिर्फ एक बच्चा सिलेक्ट हुआ था, डॉक्टर आयुष जोई है, वो आजकल एम्स, उसने एम्स से किया था कम्युनिटी मेडिसिन में, एम्स से पीजी करके। अभी पता नहीं कहाँ है वो, पर जहाँ भी होगा अच्छा ही होगा। तो बस एक वो बंदा पीएमटी में सेलेक्ट हुआ था। तब चलती थी एमपी पीएमटी, जो आजकल नीट यूजी के नाम से है। तब वो है ना, पहले क्या था, डिवीज़न था, स्टेट लेवल की पीएमटी होती थी, एम्स का अलग। अब शायद एम्स का भी मर्ज कर दिए, क्यों है ना, एम्स भी मर्ज है नीट यूजी में, है ना। और बीएचयू वगैरह भी अलग से लेते कुछ मर्ज, सभी मर्ज है ना। हाँ, तो पहले सबके अलग अलग एग्जाम्स हुआ करते थे, पर एक ऑल इंडिया पीएमटी भी हुआ करता था, जिसमें आपको मतलब स्टेट लेवल की भी मिल जाएंगे और स्टेट लेवल की एग्ज़ाम भी अलग होती थी। तो ये दो तरीके से होता था। और मैंने ड्रॉप में तैयारी शुरू करी। भाई एक ड्रॉप हो गया, वहीं पर सेम मिस्टेक्स मैंने रिपीट करी। जो टॉपिक्स मेरे अनकवर थे वो मैंने नहीं करे। अगेन अब चलो ठीक है, हो गया, एक ड्रॉप हो गया, दूसरा ड्रॉप हुआ, सेम मिस्टेक रिपीट करी मैंने। अब ना तो किसी का मेरे ऊपर कोई प्रेशर था, ना कुछ था। अब जब 2 ड्रॉप के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तब फिर मैंने सोचा यार अल्टरनेटिव कैरियर ऑप्शन ढूंढने पड़ेंगे। ऐसे तो फिर यार टाइम निकलता जा रहा है, क्या करें ये वो। अब तमाम कैरियर ऑप्शन ढूंढे, डिस्कशन किया काफ़ी सारा, घर में भी किया, बहन भाइयों से किया, सबसे किया। तो सब ने यही कहा कि बेटा ये कर ले, वो कर ले, तमाम बताया उन्होंने, ऐसा वैसा ये वो। मेरी समझ में नहीं आ रहा था। फिर पापा से मैंने डिस्कशन किया। मैंने कहा पापा जी MBBS के इक्विवेलेंट तो कुछ है ही नहीं इसमें। तो उन्होंने कहा तो बेटा उसके लिए तो फिर करना पड़ेगी मेहनत, और कोई तरीका ही नहीं है। तो फिर मैंने कहा चलो यार एक आखिरी बार और ट्राई करके देखते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। तो फिर मैंने सबसे पहले अब उन टॉपिक्स को उठाया जो मेरे कमज़ोर थे। सबसे पहले तो मैंने पेपर्स उठाए, मैंने क्रॉस चेक किया, एक आइडिया लगाया कि आखिरकार मेरी मिस्टेक हो कहाँ पे रही कि मैं 2 साल से जो है फेल हुआ जा रहा हूँ पीएमटी में, कहाँ ऐसी मिस्टेक हो रही है मुझसे। तो मैंने उठाए, अपनी पेपर्स उठाए, उसमें देखा कि कुछ टॉपिक्स थे वही जो मैंने आपको बताया। फिजिक्स में जैसे साउंड, हीट, लाइट, ये हुआ। और फिर बॉटनी में वही सेकेंडरी xylem फ्लोएम वाला चैप्टर, और केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक वगैरह। और जूलॉजी में वो जो होता है ना 11th में, वो क्लासिफिकेशन रहता है सारा, वो एवोल्यूशन, हाँ डाइवर्सिटी, वो पॉलीफेरस, इलेंटेटा वगैरह जो आते हैं उसमें सारे। तो क्या, तो ये सब जितने भी हैं ये सब मेरे कमज़ोर थे। अब उनको मैंने देखना शुरू किया कि कितने इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, और मतलब आप ये मान के चलो एक अच्छा खासा लोड था क्वेश्चंस का। कम से कम नहीं तो ना, अगर जैसे उस टाइम पे होता था, मॉर्निंग में एक पेपर होता था, एक इवनिंग में 100 क्वेश्चंस का। तो 100 में से कम ना मेरे 30-40 क्वेश्चंस वेस्ट जा रहे थे।
सेम हो रहा था सेकंड पेपर में भी, बायो के भी पेपर में, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी, इवनिंग में बायोलॉजी में भी। दोनों में 30-30, 40-40 क्वेश्चन ऐसे ऐसे जा रहे थे, टोटल होगा 80। आउट ऑफ 200 80 क्वेश्चन की मैं प्रिपरेशन ही नहीं कर रहा था, करी ही नहीं थी 2 साल से, मैंने कुछ पता ही नहीं था मुझे। देन फिर मैंने क्या किया ना, फिर अब इन्हीं को उठाया मैंने, सबसे पहले इन्हीं पे मैंने जो है वार किया। तो फिर अब मैंने करना शुरू किया इनको एक एक करके, फिर इन्हीं चैप्टर्स को उठाया अच्छे से, रिवाइज़ किया इनको 5-5 बार। फिर और जो स्ट्रॉन्ग था वो तो स्ट्रॉन्ग था ही, तो वो मैंने वैसे ही अपना रिवाइज़ कर लिया। फाइनली थर्ड ड्रॉप के एंड में आते आते मेरे अंदर एक फीलिंग आ चुकी थी, एक्चुअली मैं एग्ज़ाम देकर आया, ठीक है चलो। स्कोर उस टाइम क्या था, वैसे नॉर्मली कट ऑफ जाता था उस टाइम पे पीएमटी का, जो एमपी पीएमटी हुआ करती थी, 85 से लेके 90% तक कट ऑफ जाता था। सोच सकते हो कितनी कठिन होती थी, मतलब कहने को एग्ज़ाम इजी है, क्वेश्चन भी इजी पूछे जा रहे हैं। बताओ कितने लोग बता दोगे पावर हाउस ऑफ सेल क्या है? देखो ये क्वेश्चन ऐसे आते थे, इतने बेकार क्वेश्चन। अब बताओ इतने सिंपल क्वेश्चन है, वो तो मतलब 500 में से 490 लोग सही करके आएंगे, जो बिल्कुल ही डफर होगा वो ही नहीं करेगा इसको, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन जो आते थे ना, तो कट ऑफ बहुत हाई चला जाता था। अब मेरा स्कोर थोड़ा सा कम हो रहा था, अब मैं नर्वस हो गया बहुत ज़्यादा। पर उस टाइम पे आके मेरे अंदर एक फीलिंग आ गई कि अब या तो ये पीएमटी है या फिर मैं हूँ, या तो मेरी जान है और या फिर ये पीएमटी है, दो में से कोई एक चीज़ एग्जिस्ट करेंगी अब इस दुनिया में। इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ गई थी, मैंने कहा अब मैं ड्रॉप भी लूँगा, अब चाहे जो हो जाएगा। पीएमटी नाम का कोई आदमी होता मैं उसका खून कर देता, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ गई थी मेरे अंदर। बट फिर भी रिज़ल्ट आया, मैं सेलेक्ट हो गया, बधाइयाँ मिली काफ़ी सारी। तो मतलब इस लेवल की अंदर आपके अंदर अगर एनर्जी आ जाती है ना कि हमें ये मतलब कि एक ही चीज़ एग्जिस्ट करेगी, भगवान से मैंने ये कहा या तो मुझे चुपचाप से आप ये दे दो एक सीट, और नहीं तो मैं आपसे छीन लूँगा। इतनी ज़्यादा मतलब मेरे अंदर जिद आ गई थी। तो ये था उस टाइम पे। तो फिर वहाँ तक की तो जर्नी यही थी मेरी, पीएमटी तक की मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। बाकी ना अब देखो मेरे फादर भी डॉक्टर थे, बट ये मत सोचना कि फादर डॉक्टर है मेरे तो उनसे कुछ ऐसी खास हेल्प मिली होगी मुझे। डॉक्टर का मतलब होता है बंदा इतना ज़्यादा बिजी रहता है कि आज बड़ी मुश्किल से मेरा टाइम निकाल कर आ पाया हूँ। शिवांग ने बोला तो संडे को आज मैं थोड़ा फ्री था तो मैं आ गया, अदरवाइज़ डॉक्टर को सांस लेने का भी टाइम नहीं मिलता। तो पापा अब रिटायर हुए हैं तो अब वो फैमिली को टाइम दे पाते हैं, अदरवाइज़ वो इतना बिजी रहते थे अपने शेड्यूल में कि बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं, उन्हें कुछ पता ही नहीं रहता था। मैं इंस्पायर हुआ था, मेरे बड़े भैया हैं आजकल वो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हैं, तब उनका सिलेक्शन हुआ था, उन्होंने भी बायो लिया था, अच्छा पढ़ते थे वो, तो उनको देख के मैं उनसे इंस्पायर हुआ था, तो उससे सिलेक्शन हुआ था मेरा। तो आगे चल के क्या हुआ ना कि पर फिर भी वो तो एक ड्रॉप में सेलेक्ट हो गए, पर फिर भी मैं हो ही नहीं रहा था सेलेक्ट। अब क्या होता है ना कि जब आप नहीं होते हो ना, सेलेक्ट नहीं होते हो, रिश्तेदारों का प्रेशर आता है, पड़ोसियों का प्रेशर आता है, और इस चीज़ को कभी नेगेटिव वे में मत लेना, हमेशा पॉजिटिव वे में लेना। और तुम्हें रिश्तेदारों और पड़ोसियों को ऐसे नहीं दबाना है, उन्हें अपने काम से तुम्हें दिखाना है कि हम क्या हैं। कभी उनको उल्टा जवाब मत दो, कभी किसी को ना उल्टा जवाब नहीं देना, बस तुम करके दिखाओगे उन्हें ऑटोमेटिक जवाब मिल जाएगा। मतलब मैं कैसे कैसे अब इंसिडेंसेस बताऊँ। अब मतलब पड़ोस में एक आंटी थी, वो मतलब उनने काफ़ी वो किया, घर में भी काफ़ी रिलेटिव्स थे, वो भी काफ़ी ऐसे करते रहे, वायरल लिया, अच्छा पीएमटी वो तो कठिन होती है। इस तरह के बहुत इंसिडेंसेस होते हैं, आपके संग भी होंगे। उसको कभी भी नेगेटिव वे में नहीं, ऑलवेज पॉजिटिव वे में लेना कि हम जो करके दिखाएंगे ना उससे तुम्हें जवाब मिलेगा। अभी हम चुप हैं और कुछ टाइम के लिए रुक जाओ, कभी हम कुछ करके दिखाएंगे तुमको, उससे तुमको जवाब मिलेगा, ठीक है। बाकी किसी भी चीज़ से है ना बेटा, नर्वस कभी मत होना, नर्वस होने की 1% भी ज़रूरत नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि मैं तो एवरेज था, मेरे से बिलो एवरेज भी कई स्टूडेंट्स थे जिनका कुछ भी वो नहीं था। मैथ्स वाले स्टूडेंट के लिए भी बता रहा हूँ कि आज वो बच्चे जो हैं मतलब बढ़िया बढ़िया यूरोप की अच्छी अच्छी कंट्रीज़ में सेटल्ड हैं, अच्छी अच्छी कंपनीज, एक्सेंचर, TCS और जाने कौन कौन सी, मेरे को नाम भी नहीं पता। और आज मैं फेसबुक पर उनके प्रोफाइल देखता हूँ, भाई देखता हूँ ये तो बिल्कुल ही बदल गया, तो बिल्कुल लल्लू लगता था ये। तो ऐसा भी होता है, तो इसीलिए ना बिल्कुल भी जो है नर्वस होने की तो 1% भी ज़रूरत नहीं है।
आपको करना क्या है, आपने महाभारत किसी ने देखी है, मतलब या सुनी है, पढ़ी है, देखी है? अच्छा, तो उसमें वो कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हारा जो मतलब कंट्रोल है वो सिर्फ तुम्हारे कर्म पर है, ना कि कर्म फल पर। तुम्हारी इस युद्ध में जीत भी हो सकती है या तुम हार भी सकते हो। तो अब तो है ना, तुम्हें बस कर्म करना है अपना। अब हार जीत तो है ना वो ऊपर वाले के हाथ है, हाँ भगवान के ऊपर है ना। तो ये चीज़ है। तो अगर आप है ना उस चीज़ पर फोकस करोगे कर्म पे, ना कि कर्म फल पे, तुम अगर ये सोचने बैठोगे कि यार मैं सिलेक्शन के लिए पढ़ रहा हूँ, तो बेटा तुम पढ़ाई कर नहीं पाओगे। सच बता रहा हूँ। तुम ये सोचो मुझे आज कितना करना है, आज कितना करना है, कल कितना करना है। कल का भी मत सोचो, बल्कि आज के ही सोचो, आज मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम अपना निपटाना है। मैं बता रहा हूँ, मैं उस टाइम पे करता था, तब ऑब्जेक्टिव की कोई बुक आती थी, तो मैं उस मतलब ये तुम्हारे टीचर जो बताएं वो पढ़ना अब तो चेंज हो गया सारा पैटर्न। तो मैं उस टाइम है ना 100 फिजिक्स के, 100 केमिस्ट्री के, 100 जूलॉजी, 100 बॉटनी, ऐसे 400 क्वेश्चन पर डे करता था मैं। तो ऐसे, और जो गलत होते थे क्वेश्चन उन पर टिक कर लिया, फिर से गलत हुए डबल टिक कर लिया। पर ऐसे करते करते ना 4 टिक के बाद है ना वो क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। तो ये ट्रिक रहती है इसकी। और मेनली है ना बायो वाले बच्चों को जो है उसमें बहुत दिक्कत आती है अपने ये क्या कहते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में, है ना। तो केमिस्ट्री में भी उतनी नहीं, फिजिक्स में ज़्यादा आती है न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करने में, तो अपने टीचर से क्लियर कर ही सकते हो। तो मैं क्या कह रहा था कि आप है ना कभी ये मत सोचो। अब अर्जुन ने युद्ध क्यों जीता, उसका कारण था उसका जो रथ था उस पर खुद कृष्ण जी विराजमान थे। वो जो ध्वज थी, जो झंडा था, उस पर हनुमान जी विराजमान थे। अगर भगवान आपके साथ हैं यार, तो दुनिया की कोई ताकत आपको किसी चीज़ से नहीं रोक सकती भाई। तो ये चीज़ है, अगर आप है ना एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ है ना कुछ करने जा रहे हो, तो भगवान ज़रूर हेल्प करते हैं। भगवान को हमेशा थैंकफुल रहना, और स्पेशली अपने पेरेंट्स से हमेशा थैंकफुल रहना। कभी पेरेंट्स को उल्टा जवाब मत देना, क्योंकि पेरेंट्स हैं, तुम्हारे पिताजी हैं, इतनी कमाई करते हैं, मतलब इतना कमाते कि पूरा घर चलता है। मम्मी है, इतना अच्छा अच्छा खाना बनाती है, तुमको खिलाती हैं। उनको हमेशा थैंकफुल रहना, कभी उल्टा जवाब मत देना, क्योंकि उन्हीं की ब्लेसिंग्स हैं जिनसे आज तुम इस पॉइंट पर पहुँचो, यहाँ तक कि तुम्हें इतने अच्छे टीचर्स मिल रहे हैं पढ़ाने के लिए। आज अगर मैं ये सोचता हूँ कि अगर मेरे मम्मी पापा नहीं होते तो मैं पता नहीं कहाँ किसी गली में ऐसे ही जाने कहाँ भटक रहा होता। मतलब इमेजिन नहीं कर सकते अपन अपनी लाइफ। अपन इतने लकी हैं जो इस पॉइंट पर हैं, यहाँ अपने पेरेंट्स हैं, सब है, तो कितना अच्छा है। तो है ना, हमेशा भगवान के लिए थैंकफुल रहो, अपने पेरेंट्स की हमेशा रिस्पेक्ट करो, क्योंकि इन्हीं की ब्लेसिंग से अपन लोग आगे बढ़ पाते हैं। फैमिली की बहुत वैल्यू होती है, ठीक है। अपनी पढ़ाई पर तो ऐसे फोकस रखो कि बिल्कुल मैंने कहा ना कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। बस सिंपल सा फंडा है कि हमें ये नहीं सोचना है कि हमारा सिलेक्शन कैसे होगा कैसे नहीं होगा, वो भगवान के हाथ में है। और एट द एंड ऑफ ईयर, आफ्टर गिविंग एग्ज़ाम, जब तुम शीशे के सामने खड़े हो और भगवान के सामने खड़े हो, एक एक इस अंदर से आवाज़ निकलना चाहिए कि बस इसके आगे मैं और कुछ नहीं कर सकता। जितना मेरे अंदर था, जितनी एनर्जी थी, वो मैंने पूरी लगा दी है। अब ईश्वर, अब आप पे है सब कुछ जो है। ये जिस दिन फीलिंग आ गई ना, टीएमटी के दुनिया का बड़ा से बड़ा एग्ज़ाम निकाल दो तुम। कुछ एग्जिस्ट नहीं करता दुनिया में, सर बता रहा हूँ, कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। ये जो फीलिंग है, इवन मैथ्स वाले आईआईटी निकाल सकते हैं, पीएमटी। और मैं सच बताऊँ ना, पीएमटी जो है ना, इसकी पढ़ाई जो है आईएएस की, उससे ना 4 गुना ज़्यादा सिंपल है। पीएमटी आप और पढ़ लो तो ना 4 बार आईएएस निकाल लोगे, इतनी ईजी है आईएएस की पढ़ाई। तो ये चीज़ है। अब और मेन चीज़ ये है, मैं सबसे बड़ा पॉइंट बताऊँ, सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ आती है, जहाँ मैक्सिमम बच्चे गच्चा खा जाते हैं। अपना सेशन कब से स्टार्ट होता है? मार्च, जुलाई। अभी जुलाई से? अभी ये नया सेशन कब से स्टार्ट हुआ है? ये शुरू हुआ जुलाई से हुआ। जुलाई से शुरू हुआ। इनका एग्ज़ाम कब है? एग्ज़ाम तो बच्चों एनटीएससी का एग्ज़ाम है। नहीं, नीट का जो होगा, अपनी बोर्ड नहीं, नीट का एग्ज़ाम कब? नीट का एग्ज़ाम मार्च में। तो सर अभी पिछले हफ्ते का सर? अभी तो सितंबर में हुआ है, अब ये साल पिछले संडे को था। हिसाब से होगा मोस्ट प्रोबेबली मई। चलो हाँ ठीक है, अभी सितंबर चल रहा है तो मई। इस हिसाब से अगर देखा जाए ना, अभी तो ये कोई एलिजिबल भी नहीं होंगे यार पीएमटी के लिए ना, नीट के लिए। कौन एलिजिबल है? तो ये तो 11 में है ना, 10th में है, 12th है। अच्छा एलिजिबल है, हाँ। तो
तो मैं बता रहा हूँ गच्चा कहाँ खाते हैं बच्चे। तुम पढ़ोगे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अब है ना आएगा आपका मार्च और अप्रैल, तब तक आप पूरी तरह से फटीग हो जाओगे। ये वो पॉइंट होता है ना जहाँ आपको अपने अंदर एक एनर्जी बढ़ानी है। मार्च और अप्रैल वो मेन टाइम है जहाँ आपको अपनी फुलेस्ट एनर्जी देनी है। बच्चे वहीं गच्चा खा जाते हैं। आप है ना एंड तक लगे रहो, अप टू द डे ऑफ एग्ज़ाम। जिस पोटेंशियल के साथ आप कर रहे थे स्टार्टिंग से, उसी पोटेंशियल के साथ एंड ऑफ दी एग्ज़ाम वाले दिन तक जब आप करते हो, तब आप है ना तब आप सिलेक्शन के लिए एक तरह से पात्र होते हो, सच बताऊँ। क्योंकि मैक्सिमम लोग ना वहीं पर जो है मार्च अप्रैल तक आते आते थक गया, नहीं हो रहा यार, हो गया, कितना है, क्या है, ये वो, बस ये हालत होती है। तो उस चीज़ से बचना है अपने को, ठीक है। जो एंड तक लगा रहेगा, मान के चलो 1 मई को आपका एग्ज़ाम है, आप 30 अप्रैल तक, 31 अप्रैल कितने आते हैं अप्रैल में मुझे तो नहीं पता हैं, 30 आते हैं ना, हाँ। तो 30 अप्रैल तक आपने अगर पढ़ाई की है तो 100% चांसेस हैं आपके सिलेक्शन होने के। ये एक फैक्ट है, ठीक है। और क्या बताऊँ भाई, और कुछ याद है नहीं डॉक्टरी के बाद लाइफ कैसी रहती है? क्या तो मतलब एमबीबीएस में एडमिशन के बाद लाइफ कैसी रहती है? उस लाइफ का तो अब मैं बताऊँगा तो ये लोग डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए उससे। उसके बाद लाइफ आपकी पूरी तरह से चेंज हो जाती है। और सुन रहा है बायो वाले, सुन ले, एमबीबीएस में आने के बाद लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाती है। आप वाइट ड्रेस में कॉलेज जाते हो, मज़ा आता है, पूरे दोस्तों के साथ एंजॉय करते हो। आपको ऐसा लगता है कि 1 टन का पत्थर हमारे सर पर रखा था वो हट चुका है। तो लाइफ बिल्कुल ही चेंज हो जाती है। आप खूब मौज मस्ती करते हो, अपने सारे शौक पूरे कर सकते हो। और पर पढ़ाई फिर भी टफ होती है, बट पढ़ाई हो जाती है, ऐसा नहीं है। टफ है तो क्या हुआ, निकल जाता है सब। फिर आगे भी मतलब काफ़ी स्ट्रगल रहता है, बट लाइफ आपकी बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। लोग बहुत रिस्पेक्ट की नज़रों से देखेंगे। उन्हीं रिश्तेदार और वही पड़ोसी जो है ना, कल तक तुम्हें ब्लेम कर रहे थे ना, आज वो तुम्हारे डॉक्टर साहब करके बुलाएंगे बिल्कुल। तो ये रहता है, लाइफ तो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी आपकी। और कोई क्वेश्चन है किसी को? अगर स्कोप की बात करें अपने नीट से, अभी एट प्रेजेंट बहुत सारे एग्जाम होते हैं, BAMS, अपना BHMS, MBBS, प्लस इस साल BSc नर्सिंग भी जुड़ गया है। अगर अपन BSc नर्सिंग को अलग रख के बात करें तो आप स्कोप के हिसाब से क्या बोलोगे? लाइक जो अभी MBBS को और BAMS को, BHMS, इन सबको अगर अपन एक सीक्वेंस में देखें तो इनका स्कोप किसमें क्या है? स्कोप तो MBBS का कोई टक्कर नहीं है, कोई टक्कर नहीं है। कंपटीशन इनके लिए आसान हो गया। अरे हाँ, इंपॉर्टेंट बात इनको मैं बता दूँ, कंपटीशन के हिसाब से तो MBBS जो है टॉप पे ही है। BAMS, BHMS, मैं सच बताऊँ इनकी कंडीशन आजकल क्या है, ये लोग स्ट्रगल करते हैं। ये खुद को है ना, चलो ठीक है वो काम सीख साख लेते हैं, लाइसेंस किसी चीज़ का नहीं रहता उनके पास, बट वो खुद को सुपीरियर शो करने की कोशिश करते हैं कि हम MBBS से ज़्यादा जानते हैं, हमें ज़्यादा आता है। और हॉस्पिटल वाले, प्राइवेट हॉस्पिटल वाले इन लोगों को रख भी लेते हैं कम पैसों पे, और वो तैयार भी हो जाते हैं क्योंकि उनको कहीं काम धंधा ही नहीं मिलेगा। और फिर वो क्या काम सीख भी जाते हैं, माना अच्छा करते भी होंगे, बट उनके अंदर एक मेंटालिटी रहती है कि वी आर सुपीरियर फ्रॉम MBBS, और वो ज़बरदस्ती दबाने की कोशिश करते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। MBBS का कोई कंपैरिजन नहीं है। MBBS ही लो, अगर BAMS मिल रहा है अच्छी बात है, आप काफ़ी करीब तक पहुँच लो दहलीज की, आप और ट्राई करो, आपको MBBS भी मिलेगा, तो उसके लिए ट्राई करना चाहिए। हाँ, सबसे बड़ी चीज़ मैं ये कह रहा हूँ, उस टाइम पे डिस्ट्रैक्शंस कम थे, और आज के टाइम पे एक मोबाइल नाम का डिस्ट्रैक्शन बहुत बड़ा आ गया है। तो सबके पास होगा आई थिंक मोबाइल, तो किसके पास भी होगा, छुट्टी के पास है, तेरे पास नहीं है, चलो अच्छी बात है। तो ठीक है, मोबाइल सबके पास होगा। देखो मोबाइल पे है ना, ये फेसबुक, इंस्टाग्राम सब यूजलेस चीज़ें हैं टोटल। अकाउंट है जो भी है डीएक्टिवेट कर दो इनका, कम से कम 1 साल तक, जब तक आपका PMT में नहीं हो जाता बिल्कुल यूज़ मत करो। अभी क्या आइडेंटिटी है तुम्हारी, उल्टे सीधे पोस्ट बना के जो स्टेटस अपलोड कर रहे हैं, नाटक की क्या चलता रहता है यार, वो क्यों मंजू भाई क्या चलता रहता है, तो वो सब किसी मतलब का नहीं है, टोटल यूजलेस। अभी तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है, इवन मैं तुम में से किसी को नहीं जानता, तुम सामने से गुजर जाओगे, मुझे क्या पता। अभी कल को तुम PMT में सिलेक्ट हो गए तो मैं 50 लोग जानेंगे, तब बिल्कुल स्टेटस डालो, तब बिल्कुल आपको जो अपलोड करना है वो करो, कौन रोक रहा है आपको।
तब तक के लिए वेट करो। इन सब चीज़ों से बिल्कुल दूरी बना के रखो, बहुत बड़े डिस्ट्रैक्शंस के कारण है ये। अगर मैं तो ये कहता हूँ, अगर कलयुग में अगर महाभारत हुई होती तो कृष्ण भगवान है ना एक पूरा टॉपिक मोबाइल के ऊपर बना देते। इतनी बड़ी दिक्कत की चीज़ है। तो मोबाइल नाम के जो इसका यूज़ करो, मैं बता रहा हूँ कहाँ करो। यूट्यूब पे आपको 50 लेक्चर्स मिलेंगे। यूट्यूब पे आप देखोगे ना तो आपको जो है 50 लेक्चर्स मिलेंगे अच्छे अच्छे, उनको अटेंड करने की कोशिश करो। जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो तो है ही, कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है आपको तो आप उसको उस पर सर्च कर सकते हो बहुत अच्छे से। जैसे कुछ भी है मोशन इन वन डायमेंशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, कुछ भी है सर्च करो कि कैसे इसका कुछ निमोनिक्स ढूंढा करो। साउथ के बच्चे पता है क्यों सिलेक्ट होते हैं? साउथ के बच्चे बहुत भारी मात्रा में सिलेक्ट होते हैं, एम्स निकालते हैं वो, BHU में बड़े बड़े एग्ज़ाम क्यों निकालते हैं? उनकी एक ट्रिक है जो मैंने ऑब्जर्व की है, MBBS लेवल पे भी, PG लेवल पे भी। ये लोग ना निमोनिक्स बनाते हैं हर चीज़ का, और निमोनिक्स भी सिंपल होने चाहिए। ये नहीं है कि इतने कठिन हो जाएं कि आप पहले निमोनिक्स ही याद करते रहो फिर बाद में मेन उसका वो याद करो। और वो हमारे एक एनाटॉमी एक सब्जेक्ट होता है फर्स्ट ईयर में, तो उसका एक छोटी सी बुकलेट आती थी। अब उसमें साला वो निमोनिक्स ही ऐसे बना दिया उन लोगों ने कि ए बॉय गोज देयर। अब भाई ए का निकालो, फिर बॉय का क्या था भाई, ये वो, उसको भी मतलब इतना भी टफ नहीं होना चाहिए। निमोनिक्स भी आपके ना इजी होने चाहिए, कुछ मन से भी बनाओ जिससे आपको चीज़ याद हो जाए। तो क्या है ना, मेन एग्ज़ाम जब आए तो फटाक से है ना आपने उस निमोनिक का रिवाइज़ किया, तुरंत आंसर क्लिक किया आपका, आपने तुरंत के तुरंत जो है उसको मार्क कर दिया। और फिर है ना प्रैक्टिस इस चीज़ की करो कि जैसे मैंने बताया आपको कि मैं 400 सवाल करता था मैं पर डे के, तो आपको है ना 100 क्वेश्चन, अभी कितने 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 क्वेश्चन का आता है नीट यूजी? क्यों हिमांशु भाई? 180 क्वेश्चन का। देखो 180 कम है, इस बार 200 चॉइस 20 चॉइस मतलब 20 क्वेश्चन जो थे वो ऑप्शन मतलब चॉइस थी उसमें, मतलब आपको 15 में से 10 क्वेश्चन करने थे। ऐसा 2 सेक्शन आए थे हर किसी के, बॉटनी, ज़ूलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, दोनों सेक्शन में। अच्छा, तो ना अब देखो जैसे मान के चलो 180 है हमने, या 200 मान लो, चलो ठीक है, तो इसमें डिवाइडेशन होगा कि हो गए अपने 50 हो गए फिजिक्स के, 50 हो गए केमिस्ट्री के, और 100 हो गए जूलॉजी बॉटनी के। आपको है ना वो 50 है ना अंडर टाइम करना है, ये नहीं है। और कितने 3 घंटे मिलते होंगे ना मेन एग्जाम में, ना तो 3 घंटे मिलते, तो अपना टाइम का भी डिवाइडेशन करना है कि हमको है ना हाफ एन आवर में 50 क्वेश्चन ख़त्म कर देने हैं, स्पेशली जूलॉजी बॉटनी के। उसमें तो हमें टाइम देना ही नहीं है, तुरंत क्लिक होना चाहिए। दिक्कत कहाँ थी मैं बता रहा हूँ, जेनेटिक्स की जो पेडिग्री चार्ट आता है मेन दिक्कत उसमें आती है जूलॉजी बॉटनी में। और जूलॉजी में तो यार देखो इतना कुछ है ही नहीं, मैं सच बताऊँ। हमारे टीचर थे बहुत अच्छे, तो उनने तो इतना अच्छा पढ़ाया कि मेरे को इवन फर्स्ट ईयर के कुछ कॉन्सेप्ट थे, इवन PG में भी जो क्वेश्चन आए उसमें भी मुझे हेल्प मिली है सर से। तो ये एडवांटेज रहा था उस चीज़ का। तो प्रैक्टिस इस चीज़ की करो कि कम टाइम में है ना ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। अगर 400 क्वेश्चन का किया है तो 4 घंटे में 400 क्वेश्चन हो जाने चाहिए। फिज़िक्स का भी कोशिश करो कि 1 घंटे में हो जाए, केमिस्ट्री का भी कोशिश करो कि 1 घंटे में हो जाए। तो इस तरह से अपना जो है रूटीन बना लो आप, ये ऐसे ऐसे पढ़ना है। पूरी तरह से मोटिवेटेड रहो, किसी भी फालतू चीज़ में अपना ध्यान मत दो। शादी ब्याह सब कैंसिल, 1-2 साल के लिए हमें कहीं किसी फंक्शन में नहीं जाना है, कोई भी प्रोग्राम अटेंड नहीं करना है। जब तक हम अपनी एग्जिस्टेंस नहीं बना लेते, जब तक हम खुद को प्रूव नहीं कर देते, तब तक हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना है कि जिससे सामने वाले को ये लगे ये तो ऐसे ही यार, इसका तो क्या है, ये तो ऐसे ही आता रहता है कुछ तो भी। अभी क्या वैल्यू है यार, मतलब अपनी कोई वैल्यू नहीं है ना उस टाइम तक, तो कोई तुम्हें पूछेगा भी नहीं। तुम आए हो खाना खा के चले जाओगे, हो गए कितने 2-3 घंटे वेस्ट हो गए तुम्हारे, और उन 2-3 घंटों में तुम चाहते तो कम से कम 400-500 क्वेश्चन तुम रिवाइज कर लो आराम से। तो कितना उससे एडवांटेज रहेगा। पूरा फुल फोकस अपना स्टडीज़ पर रखो, है ना। और थ्योरी पोर्शन देखो समझो उसे, बट ज़्यादा टाइम मत देना। मेन प्रैक्टिस करो ऑब्जेक्टिव की, मैथ्स वाले भी बायो वाले भी। थ्योरी पोर्शन पे करो फोकस, कोई बुराई नहीं है, बट इतना नहीं। क्या था कि मेरी एक दीदी थी, एक्चुअली मैं उनको भी देख के मैं इंस्पायर हुआ था काफ़ी। वो घर पे आके उन्होंने तो PMD की प्रिपरेशन करी थी, वो हिंदी मीडियम से थी, तो अब वो है ना नोट्स ही नोट्स पढ़ती रहती थी, कभी ऑब्जेक्टिव लगाते हुए मैंने नहीं देखा उनको, तो नतीजा सिलेक्शन नहीं हुआ उनका। बट ना फिर जब फाइनली अब मैं बता रहा हूँ, मैंने भी फर्स्ट सेकंड ड्रॉप तक यही मिस्टेक की थी, मैं नोट्स ही नोट्स पढ़ के जाता था,
और है ना भैया कुछ नहीं होता था, पर जो दूसरे लड़के थे उनके कट ऑफ में मार्क्स आते थे, हाँ भैया 200-300 हैं, तो फिर कट ऑफ की एक लिस्ट लगती थी, उस पर नाम आता था। अब मेरा भाई नाम आज तक नहीं आया उसमें। मैं इतना परेशान रहता था कि यार मैं तो इसमें आ नहीं पा रहा हूँ, कहाँ वहाँ स्टैंड करूँगा, इतने हज़ारों बच्चे बैठेंगे, लाखों बच्चे बैठेंगे। बट उस सब का कोई मतलब नहीं होता है। वो नकल भी कर लेते थे कई लोग जो हैं उनके पास पहले से ही पेपर रहता था, तमाम उनके पास कड़में होती थी। तो दूसरे को देख के कभी भी जो है डिस्टर्ब मत होना, सिर्फ और सिर्फ खुद पर भरोसा रखो, खुद की स्टडीज़ पे भरोसा रखो, पूरी तरह से अपने काम पर फोकस करो। तुम्हें कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अर्जुन ने वो मछली की आँख थी ना, उस पर फोकस किया था, ऐसे अपने लक्ष्य पर फोकस रखो। तो बिल्कुल ये मत सोचो सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तुम ये देखो तुम आज कितना ज़्यादा कर सकते हो, तुमने आज कितनी पढ़ाई करी है, कितनी हुई कितनी नहीं। अगर नहीं हुई है तो ब्लड प्रेशर बढ़ना चाहिए पक्के में। और जब तक, क्योंकि वो एंजाइटी नहीं आएगी तब तक तुम पढ़ाई करोगे ही नहीं। तो ये एक फैक्ट है, इसीलिए पढ़ाई करो। और जितनी वैसे भी कुछ काम भी नहीं है अपने पास, अभी बाद में चल के तुम बिजी हो जाते हो, अभी पढ़ाई के सिवा काम क्या है। और मैं सच बता रहा हूँ, अभी मैंने तुमको बताया मेरे 12th में आए थे 81%। और अभी तुम्हें कोई इंटरेस्ट है जानने में कि मेरे पहले क्या परसेंटेज आए थे क्या नहीं? कोई पूछता भी आजकल मेरे से? कोई नहीं पूछता। जब मैंने PMT क्वालिफाई करी तब पूछा मेरे से, जब मैंने PG निकाली तब पूछा मेरे से, अच्छा तुम पैथोलॉजी से PG कर रहे हो, अच्छा अच्छी बात है। तब पूछते हैं लोग। तो हमारे एकेडमिक्स में क्या रहा, किसी को कोई मतलब नहीं है यार। तुम 50 बार फेल हुए हो, तुम्हें मतलब पीछे कर दिया हो, बैक कर दिया हो, कोई मतलब नहीं है आज के टाइम में। तुम्हें बस एक ही चीज़ से मतलब है कि तुम्हारा कैरियर बन जाए, एक एग्जिस्टेंस बने तुम लोगों की, एग्जिस्टेंस बने कि हाँ भाई हम कुछ हैं। और मैं सच बता रहा हूँ, एंड में एग्ज़ाम वाले दिन के एंड में अगर आप किसी भगवान की पूजा करते हो और तो उनसे जाकर आपको ये बोलना है कि भगवान मैं बस यहीं तक कर सकता था, इतनी ही मेरी कैपेसिटी थी। मैंने अपने शरीर का एक एक सेल जो है उसकी पूरी एनर्जी लगा के मैंने पढ़ाई करी है। अब आपके हाथ में जो भी है, आगे भगवान पे छोड़ दो, वो फिर देख लेते हैं सब। और तुम्हारा अच्छे से अच्छा ना हो तो मेरा नाम बदल जाएगा। तो ये है। डॉक्टर होने से कितना टाइम लगता है? थोड़ा ज़्यादा ये क्वेश्चन मत पूछो, तैयारी की। ये क्वेश्चन मत पूछो यार। देखो ये डिपेंड करता है। अब कुछ टैलेंटेड बंदे होते हैं विद 12 सेलेक्ट हो गए। अब मैं बता रहा हूँ कुछ अल्ट्रा टैलेंटेड लोगों की बात है। मैं तो भाई एवरेज था, तो मैं तो अपना बताऊँगा। मेरे को 3 साल लग गए तैयारी में, फिर 5 साल की अपनी MBBS करी, फिर 1 साल का बॉन्ड था, फिर 2 साल PG की प्रिपरेशन। तो टोटल मेरे जो हैं 5 साल तो ऐसे ही खर्च हो गए। तो वो है। और बाकी जो है अगर आप जो है वैसे ही अगर आप विद 12 आप सेलेक्ट होते हो तो आप कर लो, 5 साल में MBBS हो जाएगी। विद इंटर्नशिप होती है, 1 साल का टाइम पीरियड रहता है जिसमें बच्चों को सिखाया जाता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में क्या है क्या नहीं है, क्या पेशेंट है, ये सब सिखाते हैं। विद इंटर्नशिप आप नीट PG निकाल लेते हो तो 2 या 3 साल की आपकी डिग्री लेगी। तो टोटल ऐसे 5, 6, 7, 8 टोटल अगर बिना किसी रुकावट के आप जाते हो तो 8 साल। 8 साल में आप एक फुल फ्लैश एक पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर बन के निकल सकते हो। उसके बाद फिर सुपर स्पेशलाइजेशन है, मन है तो करो, नहीं तो मत करो। बट डॉक्टर बनने में बहुत एफर्ट लगता है भाई। तुमने बायो लेके आग में हाथ डाला है तो जलने से डरना, मेहनत बहुत है इस लाइन में। बट एन्जॉयमेंट भी है, पैरेलली चलती दोनों चीज़ें। मेहनत भी आप करो, लाइफ को भी एंजॉय करो। बट अभी एंजॉय करने का टाइम नहीं है अभी क्योंकि आपके पास कोई बेस नहीं है। आपके पास कोई बेस नहीं है कि आप किस तरह से मतलब लाइफ में आगे करना क्या है, हमें क्या नहीं करना है। तो वो बेस आपको चाहिए, वो मिलेगा आपको सेलेक्ट होने के बाद। ठीक है, वो बेस आपको एक बार मिल गया, फिर आगे आपका एन्जॉयमेंट भी पैरेलली चलेगा, आपके हार्डवर्क भी पैरेलली चलेगा, फिर सब हो जाता है। फिर टेंशन की बात नहीं है। एक बड़ा पड़ाव पार कर लिया, एक बड़ी दीवार फाँद ली हमने, तो फिर बाकी सब फिर हो जाता है। कोई इतनी दिक्कत नहीं आती है उसमें, सब हो जाता है। यार एक थोड़ा डाउट कर लीजिए था कि जो बाहर के मैंने बोर्ड देखे हैं कि हमसे आप MBBS कर लो, ऐसा वैसा कर लो, तो वो सब चीज़ें सही रहती हैं? सही यार, देखो ये सबसे सिंपल तरीका है जो हम नॉर्मल तरीके से नीट UG की तैयारी करें, क्योंकि वो होता है फॉरेन ग्रेजुएट्स कहते हैं उनको। उसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है, आप ठीक है आप कर लो जाके MBBS आपने 5 साल की करी, देन आप आए यहाँ पर, तब आपको एक और एग्ज़ाम देना पड़ता है। वो यहाँ पे वो नीट के इक्विवेलेंट होता है और वो बहुत टफ होता है।
कम से कम ना 100 में से 2 या 4 बच्चे निकाल पाते हैं उसको। कई बच्चे ऐसे हैं, मैं आज भी जानता हूँ, जो आके 5-5 साल यहाँ पर निकाल लिए बट उनका कुछ नहीं हुआ। तो ये भी एक दिक्कत वाली चीज़। इसलिए सबसे आसान तरीका है क्यों ऐसे चक्करों में पढ़ना कि जिनमें इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो। आपको सबसे बढ़िया है, सबसे आसान तरीका है नीट यूजी निकालो। किसी ऐसे चक्कर में मत पड़ो कि जिसमें मतलब ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो या कुछ हो, तो अपना करो आप अच्छे से, है ना। ठीक है, और कुछ किसी को डाउट है? क्लास किसी को कोई डाउट? तान्या, मेडिकल चंचल नहीं? मैथ्स वाले कर लोगे सब, मुझे भरोसा है, बट बायो वाले थोड़ा ध्यान रखना, जर्नी थोड़ी टफ है। सर मैथ्स वालों को थोड़ा फिजिक्स के लिए कुछ, केमिस्ट्री के लिए मिलेंगे। मैंने बताया उनको, मैंने बताया वो तो मेरे वीक पोर्शन थे। फिजिक्स मेरा अच्छा था थोड़ा, बट केमिस्ट्री काफ़ी वीक था। अरे हाँ, केमिस्ट्री का चलो बता दिया आपके सर ने, तो मैं एक बात ज़रूर बताऊंगा। इनऑर्गेनिक जो पीरियोडिक टेबल वाला जो पोर्शन होता है बहुत वीक था मेरा। अब मैंने उसकी एक ट्रिक निकाली कि मैं क्या करूँ। क्या होता था कि एक बुक थी मेरे पास, उसमें तमाम नोट्स बने थे, क्या है क्या नहीं है, यार पढ़ूँ कैसे मैं। और लास्ट के शायद है ना 3 या 4 महीने बचे थे। मैंने कहा इतना टाइम तो है नहीं कि मैं इतना सब पढ़ूँ। अब मैंने क्या किया, एक ट्रिक निकाली, ऑब्जेक्टिव की एक बुक उठाई मैंने, उसमें थे उस चैप्टर के 650 या 700 सवाल थे उसमें। मैंने डेली उन 700 क्वेश्चन, सबको छोड़ छाड़ के उन 700 क्वेश्चंस को डेली मैंने है ना पढ़ना चालू किया। मैंने पढ़ा, जहाँ गलत हो रहे हैं उन्हें टिक कर लिया, और मैं पढ़ता रहा 7 दिन तक। वो ऐसे रट गए मुझे कि मेरा एक भी सवाल गलत नहीं हुआ मेन एग्जाम में। तो ऐसी ट्रिक्स अपने को जो है निकाली है, निकाली बनाने वाली बात नहीं है भाई। सिंपल सी ट्रिक्स हैं ये। ऐसी ट्रिक्स आपको निकालना पड़ेगी। नेमोनिक्स अच्छे से बनाना, और मेरी कुछ बातों को, हाँ बता। नेमोनिक्स क्या होता है? अरे नेमोनिक्स मतलब अपन ये शॉर्ट फॉर्म बना लेते हैं ना किसी भी चीज़ का। जैसे कुछ बताओ यार। हाँ सर। पीरियोडिक अरे नहीं सर, जैसे कि सब पीरियोडिक टेबल में कोई गाना बना लिया, सब हाँ, याद कर चले। कुछ गाना बना लिया, थ्योरम बनाने के लिए कुछ अपना थ्योरम के नाम बना लेते हैं। नाम के जो पॉइंट होते हैं ना, हाँ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है ना वो। पंडित बद्री प्रकाश पढ़ा ही रहे, आपसे बोला था। हाँ, तो उसमें ऐसे PVP HHB ऐसे करके उसमें हम बनाते थे हम लोग को। तो वो क्या रहता था ऐसे, बता दो यार मुझे थोड़ा सा। अरे ये पीरियोडिक टेबल याद नहीं करते तुम लोग? हाँ सर। हेलिना के RBCS, हाँ हेलिना की और से बढ़िया के RBCS। अब इसमें कितना याद कर रहे हो? हेरिडियल, लीनियम, सोडियम, पोटेशियम, यूरियम, सीरियम, डायरेक्ट सीक्वेंसिंग बना लिया अपना। ये रहता है निमोनिक्स। तो ऐसे ही होता है नेमोनिक्स, ठीक है। तो नेमोनिक्स बनाना, और बेटा इस बात की गांठ बांध लेना, स्पेशली बायो वाले। मैथ्स वालों पे मुझे कोई डाउट नहीं है, वो तो कर ही लेते हैं कैसे भी कोप अप, कि तुम्हारी अभी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। और जब तक एग्जिस्टेंस नहीं बन जाती है, तू भी बायो की है ना, एग्जिस्टेंस नहीं बन जाती है तो मैं रुकना नहीं है, तो मैं चलते रहना है, पैरों में छाले पड़ना है, चलते रहना है, कांटे बिछे हों चलते रहना है, रुकना नहीं है, मेन एग्ज़ाम वाले दिन तक नहीं रुकना है। और एट दी एंड ऑफ दी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एग्ज़ाम वाले दिन ये फीलिंग आनी चाहिए कि बस भगवान इससे ज़्यादा की कैपेसिटी मेरी नहीं है। तो मैं तीसरी या चौथी बार बोल रहा हूँ, क्योंकि जब तक ये फीलिंग नहीं आएगी ना, तुम लोग नहीं कर पाओगे वो, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत टफ है। और जो मैंने डिस्ट्रैक्शन बताए उनका भी ध्यान रखना, फालतू के स्टेटस वगैरह के चक्कर में नहीं, इंस्टाग्राम फेसबुक से दूरी बना के रखना है, कोई फालतू की चीज़ नहीं, ठीक है। आपको हेल्प चाहिए यूट्यूब से लो, अपने सर से पूछो, सर आपको बताएंगे कि ये वीडियोज़ अवेलेबल हैं, इनसे आप हेल्प ले सकते हो। बट इंटरनेट का यूज़ सिर्फ अच्छे काम के लिए करना है, किसी भी उल्टी सीधी चीज़ के लिए नहीं, ठीक है। सर हमारा सेशन एंड रहता है कि हर सेशन के एंड में हम जो स्टूडेंट ऑफ द मंथ देते हैं, तो इस बार का स्टूडेंट अनाउंसमेंट कर देता हूँ, गिफ्ट सर जी देंगे। करोड़ सर हमें एक बुक देते हैं, सही पहले। तो इस बार स्टूडेंट ऑफ द मंथ हमारे क्लास 9th में से था, ठीक है। 3 लोगों के बीच में टफ कॉम्पिटिशन था, ठीक है। एक था बिल्कुल, एक थी खानिक थी, ठीक है, स्टेबल माइंड, गलती जो नहीं करती थी वो दोहराने वाला केस नहीं था उसका, ठीक है। लेकिन उसका स्कोर इतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा था, ठीक है। मैं अंशिता की बात कर रहा हूँ। तो हमें जाते हैं सिर्फ 2 लोग, हाँ 2 लोग ले जाते हैं, एक जतिन और एक यश।
इन दोनों का सेगमेंट कुछ अलग ही था। जतिन क्या था सर, चीज़ें सीखते हुए आ रहा है नॉर्मल तरीके से, जो उसकी गलतियाँ रिमूव आउट करते आ रहा है। ठीक है सर, ये अपन स्टूडेंट का मन उस बच्चे को लेते हैं जो रेगुलरली ड्रास्टिकली इम्प्रूव करता है। तो उसमें नाम है सर यश धनेलिया सर। सर रिपीट। यश धनेलिया रीजन है मानसी सर बताएंगे। सर सही में रीजन आप मानसी सर ऊपर बताएंगे। वाला काम थोड़ी चल रहा है। आज आप चलो एक बात और बोलूँगा मैं अभी, ये हो जान दो पहले, उसके बाद सर हाँ हाँ ये मैं देता हूँ, ले भाई। थैंक यू सर। क्या सर? फोटो ले रहा है ये शायद, आ जाओ यार। ये इसमें से ले लो। मैं ऐसे करता हूँ। ये स्माइल कर रहा है। चल बैठ। ठीक है सर। अब एक बात और बताना चाहूँगा, ये जिस तरह से इनने किया है बच्चों में इम्प्रूवमेंट है, अच्छी बात है। बट ऐसा अगर हमारी कुछ कोचिंग में होता था, उसमें मैं फर्स्ट आता था लास्ट से, ठीक है। मैं बिल्कुल फैसिलिटी था ऐसी चीज़ों में। तो जो बच्चा इस चीज़ को देख के ये सोच रहा है कि भाई इसको तो ये मिल गया, ड्रास्टिकली इम्प्रूव किया है, वो बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होगा आज, ठीक है। मैंने क्या कहा, बायो वाले स्टूडेंट स्पेशली अपने राह पे चलना है, कितनी भी दिक्कतें आएँ, कितनी भी अड़चनें आएँ, कोई इम्प्रूव कर रहा है अच्छी बात है, बट हम अपनी राह पे चलेंगे, हम भटकेंगे नहीं। क्योंकि मैंने क्या बताया आप लोगों को, चलो ठीक है अच्छी बात है बेटा, तूने कुछ गलत नहीं किया, ये तू भी अच्छी बात, अच्छा बच्चा है, पर बाकी सब भी अच्छे हैं, अच्छी चीज़ें इम्प्रूव करते हैं। बट मैं ऐसे टाइम में क्या होता था, प्रेशराइज सा फील करता था, तो नर्वस होकर मेरी पढ़ाई नहीं हो पाती थी। और दूसरी चीज़, एक कट ऑफ लिस्ट जो बनती है, ये भाई इस चीज़ को कुछ गलत मत समझना, नहीं। हाँ, तो जैसे कट ऑफ लिस्ट आती थी, उसमें जैसे है ना कितने टॉप वो होता था ना पहले, वो कट ऑफ की लिस्ट होती थी, तो 40-50 बच्चों के नाम, सोचो यार 200-300 बच्चों में 50 बच्चों में भी हमारा नाम नहीं आ रहा, हम कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। तो मैं वहाँ नर्वस हो जाता था। इन चीज़ों से बिल्कुल भी मत घबराना, हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करेंगे पूरी ईमानदारी कर्तव्य निष्ठा के साथ, हम अपना काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल भी ऐसे मत सोचना कि भाई अरे यार वो तो टॉप आ गया, उसको सर ने ये दिया वो दिया, ये सब है ना ठीक है, अच्छी चीज़ है, सर चाहते हैं आप में इम्प्रूवमेंट हो, बट हम इम्प्रूवमेंट की कोशिश करेंगे। सर को एक मेगा प्राइज़ देकर हम नीट में सेलेक्ट होंगे, हम नीट में सेलेक्ट होकर सर को वो प्राइज़ देंगे ना। क्योंकि जब मैं सिलेक्ट हुआ था, तब मैं जब सर से मिलने गया, वो इवन मेरे को जानते भी नहीं थे, अरे वाह तू सिलेक्ट हो गया, बड़े अच्छे से उन्होंने प्रेस किया मुझे। और जो थे जो टॉप करते थे कट ऑफ की लिस्ट में, एक्चुअली ना वहाँ नकल की वो चलती थी, वो पता ही है ना, ये अपने फूलबाग वाले टीचर, नाम मैं किसी का नहीं लूँगा, तो वहाँ खूब ऐसे बच्चे आते थे उल्टे पुल्टे टाइप के, हाँ चीटिंग कर ली कुछ, तो भी उनने तिकड़ में लगा के टॉप कर लिया। तो हर तरीके से हर कोई इतना वो नहीं, हम तो ईमानदार हैं ना अपने लिए, तो अपने को ईमानदारी से सारा काम करना है और आगे बढ़ना है लाइफ में, ठीक है। तो कोई भी आज डीमोरलाइज नहीं होगा, इस बच्चे ने किया है अच्छी बात है। अरे सर कल रात अभी आते तक मुझे विश्वास नहीं था मुझे नहीं मिलेगी, अरे कोई बात अब तो जतिन के ऊपर सब विश्वास था। बट मैं यहाँ पे एक एक बच्चे से चाहता हूँ, वो छुटकी बैठी है उससे भी यही चाहता हूँ कि तुम लोग सब एक दिन शिवांग सर का नाम ऊंचा करोगे, ठीक है। सबका नाम आना चाहिए, एक भी नहीं, और स्पेशली बायो वाले। मुझे नीट में सिलेक्टेड मेरे जूनियर बन के आना, तुम्हारी रैगिंग होने से बचा लूँगा, नहीं तो रैगिंग बहुत तगड़ी होती है, ध्यान रखना। तो रैगिंग ना हो, अगर ये चाहते हो अच्छे से पढ़ाई करो और जूनियर बन के मेरे कॉलेज में एडमिशन लेना, ठीक है। सर कॉलेज कौन सा था सर? जीआर मेडिकल। अबे ये GR वाला अपना ये मधुरा राजपूत। इसको करके बदल दीजिए। क्या ठीक है। ओके थैंक यू।